हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कलर। ओके, द प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे शो कलर। ओके, इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म ऑल्सो इट शोज कलर, और कंपाउंड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो वो कलर दिखाते ही है, पर इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी वो कलर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है ना, गोल्ड का कलर, गोल्ड जो है वो गोल्डन कलर, सिल्वर जो है वो सिल्वर कलर, राइट। तो उसके एलिमेंटल फॉर्म में भी वो कलर्स दिखाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे कि कलर क्यों आता है। ऐसे तो बेसिक पता है, बट फिर भी और थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड इफ इट एब्जॉर्ब्स अ पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। बराबर है, विजिबल रीजन की अगर लाइट वो एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है, कलर दिखाता है। ओके, सो कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बराबर है, सारे रीजन हमने पढ़ रखे हैं, विजिबल रीजन, यूवी रीजन, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर विजिबल रीजन का वेवलेंथ अगर आता है, राइट, उस वेवलेंथ में अगर कंपाउंड एब्जॉर्प्शन दिखाता है तो इट शोज कलर, राइट। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन कि कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर, कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, सो द कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अपन देखने वाले कौन से कलर पे कौन सा कलर दिखेगा करके इसके बाद में। सो इम्पोर्टेंट इज दिस अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ में, जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसमें द आयोनिक एंड द कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड बिकॉज दे कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। बराबर है, हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा है। कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा है, जैसे कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो 3D 4s2 3D1 3D2 4s2, तो कैसा है कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड है, 3D3 3D4 ऐसा आ रहा है, राइट। 3D5 है, फिर बाद में 4s1 4s2, वेनेडियम, क्रोमियम, राइट। तो सब में क्या देखने को मिल रहे हैं, हमको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए द आयोनिक एंड द कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड बिकॉज दे कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर की प्रॉपर्टी दिखा पा रहे हैं ये आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कैसे, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि व्हेन द एटम्स आर फ्री और आइसोलेटेड the 5D orbitals are degenerate। degenerate मतलब they have same energy, मतलब इस टाइप का। अगर फ्री है वो, आइसोलेटेड है, तो हमारे पास में डी ऑर्बिटल में कौन से सबशेल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, है ना। ऐसे 5 सबशेल्स है। तो ये जब आइसोलेटेड कंडीशन में है तो उनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। ओके, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इन द कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और लिगैंड। तो जिसके ये जो मेटल आयन रहेंगे वो किससे सराउंडेड रहेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स और लिगैंड से। बहुत सारे लिगैंड्स है, फ्लोरीन है, वाटर है, अमोनिया है, एक्सेट्रा, ऑल हैलोजेंस इसमें आ जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी है। तो ये सारे लिगैंड्स है। अगर ये लिगैंड्स, ये सेंट्रल मेटल आयन जो है इसके, ट्रांजिशन मेटल के, इसको अगर सराउंड करेंगे तो वो उसकी एनर्जी को इफेक्ट करेंगे, ये डी ऑर्बिटल के एनर्जी को इफेक्ट करने ही वाले। तो इसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, वो एनर्जी कैसे हो जाएगी, बाइफरकेट हो जाएगी, 2 इसमें, है ना, पढ़ रखा है हमने। तो वो जो डिवीजन हुआ है ये एनर्जीज का, उसको हमने 2 इसमें डिवाइड किया है, एक तो T2G में और EG में। ओके, तो T2G कौन से सबशेल आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और EG में कौन से आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। EG वाले जो है ये एक्सियल एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल बोल सकते हैं, और डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड जो है वो कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं।
ओके, दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी इनकी डिफरेंस है, इसीलिए ये ऐसा डिवीजन किया हुआ है कि ये इनका एनर्जी कैसा होता है। जो नॉन एक्सियल है उनके पास लोअर एनर्जी होता है, और जो एक्सिस पे होते हैं उनके पास हाइयर एनर्जी होती है। उसको हमने डिवाइड किया है ईजी सबशेल्स में, ठीक है। तो कब हुआ ये, जब जो मेटल आयन आया था उसके ऊपर अगर कोई लिगैंड या मेटल मॉलिक्यूल ने अटैक किया तब। ओके, फिर से रिपीट करूंगी। इन द कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और लिगैंड्स एंड दिस अफेक्ट देयर एनर्जीज एंड दे आर नो लॉन्गर द सेम। ओके, तो और उसका और क्या इम्पैक्ट है वो देखो। स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन is available by absorption of radiation having certain wavelength from visible region। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम एनर्जी में भी ये काम हो जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे ईजी में चला जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल के ही सब शेल्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो हाइयर एनर्जी पे चला गया। ओके, हाइयर एनर्जी लेवल पर चला गया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि स्मॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो रेडिएशन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे रहेंगी, और वो जो वेवलेंथ रहेंगी वो कौन से रीजन की रहेंगी, विजिबल रीजन की रहेगी। इसीलिए हमको कलर दिखेगा, राइट। विजिबल रीजन बोलने का मीनिंग ही वही है। और फिर क्या होगा, रिमेनिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड। कुछ तो एब्जॉर्ब होगा यहाँ से यहाँ पे, ये हमारा T2G है और ये हमारा EG है, राइट। तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वो यहाँ पहुंच गया। और जब उसने वो पहुंच गया तो यहाँ पे आने के बाद में उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर दिखाएगा वो, राइट। और उसके बाद में फिर से वो क्या होगा, एनर्जी एमिट भी तो करेगा, उसको हम ट्रांसमिट बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या कर रहा है, इसके बाद में जब वो ईजी से फिर से T2G पे आएगा तो इट विल ट्रांसमिट एनर्जी, ठीक है। जो ट्रांसमिट एनर्जी है वो हमको दूसरे कलर के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि विजिबल रीजन में ही है। तो एब्जॉर्प्शन का एक कलर होगा और एमिशन का एक कलर होगा। तो जो एमिशन का एक कलर होगा वो हमको दिखेगा, ठीक है। एमिशन का एक कलर होगा वो हमको दिखेगा, और वो जो एमिशन का कलर रहेगा हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही होगा। ये एब्जॉर्प्शन भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होगा, उसका एमिशन भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही होगा। तो जैसे अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर दिखेगा, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, हमने ब्लू कलर देखा करके, एमिशन जो हुआ था वो कलर हमने देखा करके। ओके, तो ये कौन सी वेवलेंथ पे होगा ये अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार समझ लो कंसेप्ट। तो रिमेनिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड एब्जॉर्ब कलर ऑफ कंपाउंड करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। ओके, जो लाइट ट्रांसमिट हुई और जो एब्जॉर्ब हुआ कलर, उसका जो करस्पॉन्डिंग बनाया हुआ है चार्ट, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे कि रेड लाइट एब्जॉर्ब देन ब्लू लाइट अपीयर्स, ठीक है। अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई तो हमको क्या दिखने वाला है, ब्लू लाइट। तो ये चार्ट देखो, कलर चार्ट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखो अलग अलग वेवलेंथ भी गिवन है। 620 पे ऑरेंज कलर, 580 पे येलो, 560 पे इस साइड का ग्रीन, 490 पे इस साइड का, 430 पे इस साइड का ब्लू, ठीक है। और 400 और 800 के बीच में ये इंडिगो कलर। ओके, तो ये जो हमारे पास था VIBGYOR, विग्योर का जो टर्म है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो लाइट है वो हमको दिखता है इसमें। तो मतलब अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रहेगा आफ्टर एमिशन वो कलर हमको दिखेगा, ठीक है। या तो ग्रीन दिख सकता है या तो ब्लू।
अगर ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ पे एमिशन होगा वो वेवलेंथ का लाइट दिखेगा, आइदर ब्लू और इंडिगो, जो भी वेवलेंथ पे। देखो 400 से 800 नैनोमीटर इस साइड है और इस साइड में अलग अलग नैनोमीटर्स पे दिया हुआ है। तो जो वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हुआ और जो वेवलेंथ पे एमिट हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। तो जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमको दिखेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर एक्सप्लेनेशन। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसको याद करो, बट कर सकते हो तो कर लेना है इस चार्ट्स को। ओके, इसके बाद में इतना समझ में आ गया है आई होप। तो द आयंस हैविंग नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो कैसे रहेंगे, सॉरी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। जैसे कि Cu पॉजिटिव जो है उसमें 3D10 होता है, जैसे कि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है उसमें 3D 0 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वो 4s2 के प्लस D के भी 2 के पूरे दे देता है। तो इस केस में वो कैसा है, यहाँ पे 4s1 था, 4s0 हो जाएगा, 3D 0, 4s0। तो इस केस में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, Cu मोनो पॉजिटिव, इन केस में कैसा है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। तो ये कैसा करेंगे, कलर नहीं दिखाएंगे, मतलब वो कैसे रहने वाले, कलरलेस रहने वाले। ओके, तो द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन डिपेंड्स अपॉन द लिगैंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन। ये चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके बाद का चैप्टर आएगा उसमें। शॉर्ट में छोटा सा देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल। अगर कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट है तो इसका ओरिजिनल कलर क्या है, पिंक कलर इस कॉम्प्लेक्स का, और ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। इसको अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल HCl से, तो HCl से क्लोराइड आयन इसके साथ में, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करके वाटर को वो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइड बनता है कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लू इन कलर। और उसका ज्योमेट्री, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स अटैच है तो उसका ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल। यहाँ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स अटैच थे तो उसका ज्योमेट्री कैसा था, ऑक्टाहेड्रल। तो कलर भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आया है, पिंक एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लू हमको दिख रहा है प्रोडक्ट में। ओके, इसके बाद में सारे एलिमेंट्स का हम चार्ट के थ्रू भी कलर देख लेंगे एक बार। ऐसे पूछते नहीं है बट स्टिल एक बार रेफरेंस के लिए देख लेंगे अपन। ओके, तो इस चार्ट में हम देखेंगे, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम जिसमें 0, 1 है उसमें कलरलेस है, जिसमें 1 अनपेयर्ड है वो पर्पल कलर का है। फिर जिसमें 0 है फिर से टाइटेनियम 4+, वैनेडियम 3+ में 2 है, ठीक है। क्रोमियम 3+ में 3 अनपेयर्ड है, मैंगनीज 2+ और 3+, Fe 2+ और 3+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+, Cu+ जो है उसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिंक में भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलरलेस है, बाकी देखो पर्पल है। फिर बाद में ग्रीन कलर का वेनेडियम, वायलेट, क्रोमियम, मैंगनीज के 2 कलर्स है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आयरन का देखना है, तो ये सारे आपको थोड़े से मगअप करने पड़ेंगे किसका कौन सा कलर है करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, राइट। तो कंक्लूजन में हमको ये चीज याद रखना है, मेन यही पॉइंट्स है इसके। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन रिलेट्स टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये कलर दिखाता है। इसमें डी ट्रांजिशन होता है, मैंने डी ट्रांजिशन भी एक्सप्लेन किया है T2G और EG के थ्रू। नेचर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू द मेटल आयन, किस टाइप के लिगैंड्स अटैच है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा उसका कलर, ठीक है। एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन, जो लिगैंड कितने नंबर ऑफ लिगैंड अटैच है उसके ऊपर उसकी ज्योमेट्री डिपेंड होती है, तो वो भी डिसाइड करेगी कि कौन सा कलर रहेगा, कौन से वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होगा और कौन से वेवलेंथ पे हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा करके। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखना है। दीज आर द 4 कंक्लूजन्स रिलेटेड टू कलर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट कलर, उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिसिस बोलते से ही थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट भी याद आ जाना चाहिए कि कैटालिसिस डालते से ही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी पड़ा है EA,
है ना, कैसी हो जाती है, लोअर हो जाती है, राइट। तो थोड़ा सा वो वाला पार्ट भी याद आ जाना चाहिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स, इसके जो कंपाउंड्स है ट्रांजिशन मेटल्स, दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे वहां पे, उसके एरो पे देखे होंगे। तो देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एग्जिबिट गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। दे हैव प्रूवन टू बी गुड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सिर्फ एक ही अगर इसका मेटल लिया तो, और हेट्रोजीनियस मतलब दो मेटल्स को लेके भी, मतलब कॉम्बिनेशन में कंपाउंड, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑल्सो दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो दे हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन उसका क्या है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन। जो भी कैटालिटिक रिएक्शन है उसके वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो स्टेप्स है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, ट्रांजिशन मेटल्स, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट करके। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि आयरन मॉलिबेडनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। पढ़ा है ये हम लोगों ने, जब अमोनिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स में पढ़ा था, उसमें आयरन मॉलिबेडनम FeO करके भी, MO करके भी लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट अमोनिया सिंथेसिस में। फिर निकेल का तो पता ही है, निकेल इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहां पर होगी, जहां पे C डबल बॉन्ड C होगी, उसका कन्वर्ट करना रहता है अल्केन्स में, अल्कीन या अल्काइन जिसमें भी। तो यहाँ पे हम एरो पे लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम लोग निकेल यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 का जो मैन्युफैक्चर है, फिर से वही जो H2SO4 में हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा हुआ था सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में, तो वहां पे हमने देखा था वैनेडियम इट एक्ट्स SO2 को SO3 में एज अ ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें एज अ कैटलिस्ट वो एक्ट करता है इन कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, राइट, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में। नेक्स्ट इसके बाद में MnO2 जो है, MnO2 इज यूज टू कैटेलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सोल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करने के रिएक्शन में भी MnO2 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। फिर कोबाल्ट सॉल्ट्स कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर पता है ना, उसमें भी कोबाल्ट सॉल्ट्स यूज होते हैं, राइट, ब्लीचिंग पाउडर को डिकम्पोज करने के काम में। फिर प्लैटिनम कैटलिस्ट इन मेनी प्रोसेस सच एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग H2SO4 इन 3 स्टेजेस, कन्वर्टर्स फॉर क्लीनिंग कार एग्जॉस्ट। देखो, क्लीनिंग कार एग्जॉस्ट में भी एज अ कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज होता है, और H2SO4 के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है प्लैटिनम। अगेन प्लैटिनम विथ RH मतलब रोडियम इज यूज्ड इन ऑसवाल्ड प्रोसेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था, उसमें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 PT और RH यूज होता है। फिर पैलेडियम इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पैलेडियम PT Ni, देखो PD Ni ये दोनों कैसे हैं, PD और Ni फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, राइट। फिर PTRH ऑसवाल्ड रिएक्शन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। फिर प्लैटिनम इन द H2SO4 में यूज होता है मैन्युफैक्चर में। कोबाल्ट ब्लीचिंग पाउडर में, MnO2 इन H2O2, फिर V2O5 इन H2SO4 के इसमें फिर से SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। आयरन मॉलिबेडनम इन अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। तो कुछ ये याद रखने हैं सो दैट आपको इजी हो जाए। कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ऑप्शनल क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है। और भी एक दो एग्जांपल्स, जैसे कि इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिएक्शन SO2 और O2 का कन्वर्जन SO3 में अभी देखा हमने। प्लैटिनाइज्ड और एंड एस्बेस्टोस दोनों, मतलब प्लैटिनम PT और एस्बेस्टोस दोनों यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए प्लैटिनम और बैकवर्ड रिएक्शन करने के लिए एस्बेस्टोस। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वाटर के साथ में या स्टीम के साथ में जब यूज होता है तो उसमें देखो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हमने बोला था, Fe और Cr, आयरन और क्रोमियम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट मोनोऑक्साइड इनटू CO2 एंड H2। ठीक है,
चलो फिर इसमें जो कैटलिस्ट का जो पार्ट है उसमें 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं, शॉर्ट में देख लेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट इज टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट विद द सुटेबल रिएक्टेंट। जैसे कि रिएक्टेंट है ए और अगर कैटलिस्ट है तो क्या करेगा ये ए और इसको बी फॉर्म करना है, तो कैटलिस्ट विल रिएक्ट विथ ए एंड इट फॉर्म्स एन रिएक्शन इंटरमीडिएट, लेकिन ये बी के साथ में प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, तो वहां पे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के जैसा काम करेगा और फिर बाद में इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, वहां पर इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से एक कैटलिस्ट का रोल है, राइट। वहां पे भी हमने रोल ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा था इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी उसका वही सेम नेचर होगा कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, राइट। मतलब हमको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इसके बाद में ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड अ सुटेबल लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट में बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जैसे कि अगर एक रिएक्शन है तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर ये कैटलिस्ट है। ठीक है, ये कैटलिस्ट है हमारा, इस पे हमने रिएक्टेंट डाला तो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन जल्दी होगी और हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कौन, कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट कौन है, ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, फिर नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट, है ना। हमने देखा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जाता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ये +2 +3 +4। तो उसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से एज अ गुड कैटलिस्ट वो एक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आयोडीन H2O8 के साथ में रिएक्ट कर रहा है और हमारा कैटलिस्ट क्या है, Fe3 पॉजिटिव, तो आयोडाइड आयन गेट्स कन्वर्टेड टू आयोडीन और H2O8 गेट्स कन्वर्टेड टू SO4। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, तो रिएक्शन प्रोसीड्स एज Fe3 पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑब्वियसली आयोडीन के साथ में, और Fe3 पॉजिटिव गेट्स कन्वर्ट टू Fe2 पॉजिटिव, है ना। रिडक्शन हो रहा है इसका यहाँ पर, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड और आयोडीन को वो I2 में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन देकर। ओके, उसके बाद में Fe2 पॉजिटिव जो है वो SO2O8 के साथ भी रिएक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स SO2O8 टू SO4 और इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे Fe3 का किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 में, और यहाँ पर Fe2 का कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe3 में, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके वो रिएक्शन कंप्लीट होने में मदद करते हैं, जो कि किसका रोल है, कैटलिस्ट का रोल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, 3 है। एक तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के जैसे काम करते हैं, दूसरा वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा वो रिएक्शन में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैटालिटिक एक्टिविटी या कैटालिस्टिक नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसे हमने सॉलिड स्टेट में देखे थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वैसे सेम यहाँ पे भी डिस्कस करना है वही चीज को। तो आई होप वो अगर वहां समझ में आ गया होगा तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल मतलब कि जैसे अगर ये सॉलिड फॉर्म करते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल एटम मेटल है, तो अगर उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, उनके बीच में ये इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर दूसरे एटम आते हैं और फिर बाद में वो जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल एटम है और ये इंटरस्टिशियल साइट है। ओके, तो देखो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस विद इन द क्रिस्टल लैटिस, द कंपाउंड्स फॉर्म आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये हमने सॉलिड स्टेट में भी डेफिनेशन देखी थी।
तो इसमें क्या होता है कि सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल की बात हो रही है तो उसमें सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स भी ट्रैप हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, स्टील, कास्ट आयरन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आयरन। ठीक है, स्टील और कास्ट आयरन, ओके, तो इनके जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वहां पर कार्बन और आयरन ये सब ये सब क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं वो स्पेस। ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ आयरन इज रिड्यूस्ड। ओके, कार्बन के वजह से क्या होगा, आयरन कैसा है, मेटल है, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, राइट। तो जो आयरन का जो मेटल कैरेक्टरिस्टिक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का, वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस, वाइल इट्स टेनेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसका टेनेसिटी मतलब इसका जो लाइफ है, वो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ओके, टेनेसिटी मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेम वैसे ही रहने वाला है मेटल के जैसे ही। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी जो पेरेंट मेटल की थी। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाइयर देन द प्योर मेटल्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाते हैं, हाइयर हो जाते हैं देन प्योर मेटल्स, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन आने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, हाइयर हो रहा है। देयर डेंसिटीज आर लेस देन द पेरेंट एटम, डेंसिटी कैसी हो जाती है, लेस हो जाती है। द मेटेलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। ओके, तो मेटेलिक कार्बाइड्स मतलब कार्बन के जो मेटल, जब कोई मेटल में कार्बन अगर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक कार्बाइड्स। दे आर केमिकली इनर्ट मतलब रिएक्टिविटी उनकी कम हो जाएगी एंड दे विल एक्ट एज एक्सट्रीमली हार्ड, दे बिकम एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। ठीक है, मतलब उनकी टेनेसिटी जो हम बोल रहे हैं ना वो बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कि हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इनके जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और एक और इंफॉर्मेशन है कि टंगस्टन कार्बाइड जो है, इसमें से टंगस्टन कार्बाइड इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड आयरन कार्बाइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ओके, तो ये थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन के जैसा याद रखना है इसको। ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस टॉपिक से, बट दिया है इसलिए हमको लेना है, तो ध्यान में रखो इसका प्रॉपर्टीज वगैरह सब सेम मेटल के जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एलॉयज का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। हमने हमेशा ये सुना है कि एलॉय मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल एटम, है ना, वो उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो एक्चुअल में होता कैसे है, तो देखो ऐसे होता है कि अगर एक मेटल एटम है, उनकी जो बीच में है ना, ये जो स्पेसेस है उनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंट टाइप का मेटल एटम ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जैसे कि अगर हम कोई भी ले लो, ब्रास ले लो, तो अगर ये कॉपर के है एटम्स, ठीक है, ये कॉपर के एटम है, ये Cu है, Cu है, Cu है, तो इसमें से एक या कम क्वांटिटी में जो भी आया है डिफरेंट मेटल, जिंक आया है। ठीक है, ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि कॉपर 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 है, उनके बीच में क्या आ गया है, जिंक के कुछ एटम्स ने उनके स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है वो। तो उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि एलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस बोल रहे हैं इन विच एटम्स ऑफ वन मेटल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एटम्स ऑफ अदर मेटल। इनकी पोजीशन कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम है, कहीं पे भी वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, लेकिन द मेटल्स विथ, और कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में होगा कि जो मेटल्स जो है वो दूसरे मेटल के साथ में जब कंबाइन होके नया एलॉय बनाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर रहेगी। जैसे रेडाई सिमिलर रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेगी, तो ही वैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि कॉपर और जिंक एक ही इसको बिलोंग करते हैं, राइट, एक ही ग्रुप पीरियड को बिलोंग करते हैं। इसके बाद में एलॉयज को क्लासिफाई किया है दो, इसमें फेरस और नॉन फेरस।
इन एलॉयज का ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। ओके, देखेंगे हम यूजेस भी। तो मेनली दो इसमें डिवाइड किया है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन का परसेंटेज ज्यादा है, फॉर एग्जांपल निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील। और ये जो सारे स्टील है उसमें 2% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता ही है कंपल्सरीली। और नॉन फेरस जो है उसमें मिक्सिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयरन रहेगा, है ना। नॉन फेरस नाम से ही है। तो इसका कॉमन एग्जांपल है ब्रास, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, राइट। तो अब यूजेस देख लेंगे इसके फटाफट। यूजेस क्या है, ब्रॉन्ज जो है सारे इंडस्ट्रियल यूज है, जहां पे भी आप एलॉय देखते हो बहुत कॉमन से है। देखो ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज मेडल, राइट, ब्रॉन्ज की ट्रॉफीज। ओके, तो क्या कॉम्बिनेशन है ये याद रखना है। ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। SN इज नथिंग बट योर टिन। सो इट इज टफ, स्ट्रॉन्ग, करोजन रेजिस्टेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मेडल्स एंड ट्रॉफीज, ब्रॉन्ज का, ये तो याद हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्यूपरा निकल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्यूपरा निकल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड निकल। मशीनरी पार्ट्स, शिप्स, बोट्स और मराइन कंडेंसर ट्यूब्स में इसका यूज होता है, किसका, क्यूपरा निकल का। इसके बाद में स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तो पता ही है, सब लोगों के घर में ही है। आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूजलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट में भी जो स्टील बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, राइट। अभी देख लिया हमने निकेल स्टील, क्रोम। और स्टेनलेस स्टील में मेन कंपोनेंट क्रोमियम है। उसमें कार्बन जो है वो लेस देन 1.5% होता है, और दूसरे एलॉयज या आयरन वगैरह भी हो सकते हैं। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह में वहां पे अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। और नेक्स्ट है नाइक्रोम, जो कि निकेल और क्रोमियम से बना हुआ है। 8:20 का कंपोजिशन है फॉर गैस टर्बाइन एंड इंजिन। और टाइटेनियम एलॉयज किसके लिए यूज होते हैं, फॉर हाई टेम्परेचर कंडीशन। कहां पर है, अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट, फायर प्रूफ बल्कहेड जो कि शिप्स में यूज होते हैं। अपराइट वॉल बनाई जाती है जो कि फायर रेजिस्टेंट होती है। एंड एग्जॉस्ट शाउट्स, जो कि होता है गैस टर्बाइन इंजिन्स, जो एज अ एग्जॉस्ट यूज किया जाता है, जो बना हुआ होता है किससे, टाइटेनियम एलॉयज से, ठीक है।